नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रदीप चौधरी और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट एक्ट पे बात करेंगे। फॉरेस्ट से रिलेटेड एक कानून है जिसको शॉर्ट फॉर्म में FRA 2006 कहा जाता है, यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसका पूरा नाम है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। शॉर्ट में FRA 2006 कहा जाता है, यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो जैसा कि नाम से विदित है, इसके टाइटल से 2006 व्हेन यूपीए गवर्नमेंट वाज इन पावर, उस समय ये बनाया गया था। उस समय ये फोर्स में आया था और पर्पस तो इसका बहुत अच्छा था। ऑब्जेक्टिव वाज वेरी गुड। ये जो शेड्यूल ट्राइब्स, वनवासी लोग या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो बहुत सालों से वनों के आसपास रह रहे थे या रह रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक दिलवाना। वो प्रॉपर लैंड के रिकॉर्ड्स उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो उन्हें रियल मालिकाना हक दिलवाना ये उस कानून का मकसद था। लेकिन एक इस एक्ट का एक और दूसरा पहलू है जो कि जनरली इग्नोर किया जाता है, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं। आज मैं उस पहलू को उजागर करूंगा, यानी कि इस कानून की वजह से किस प्रकार हमारे वनों की, भारतीय वनों की दुर्दशा हो रही है। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन बढ़ रहा है, और जो हमारा टारगेट है 33% ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वो अचीव करने में किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये वैसे तो ये टॉपिक मेरा, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है जो जनरली ये समर्पित है यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हों या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए हों, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन के लिए हों। लेकिन ये आज का वीडियो उन सभी पर्यावरण प्रेमी और जिनकी इंटरेस्ट है, जिनकी रुचि पेड़ पौधों में, वनों में, कुदरत में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में है, ये उनके लिए है। और उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए शुरू से लेकर आखिर तक कि किस प्रकार इस एक्ट के द्वारा हमारे फॉरेस्ट तबाह हो रहे हैं। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इस बुक के आधार पर, जिसका नाम है फॉरेस्ट राइट एक्ट एक्सेलरेटेड डिफॉरेस्टेशन बाई ब्रिज किशोर सिंह, जिनको शॉर्ट में हम कहते हैं BK सिंह। तो BK सिंह साहब, ये ये किताब मेरे समहाउ आई केम अक्रॉस दिस बुक। तो इसमें इस तरह के तथ्य उजागर किए गए हैं, इस तरह के आई ओपनिंग फैक्ट्स हैं, जिसके कारण मेरे को ये वीडियो बनाने पे विवश होना पड़ा। तो ये BK सिंह साहब जो इसके ऑथर हैं, ये कर्नाटका कैडर के 1975 बैच के ऑफिसर हैं और फिलहाल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स कर्नाटका से ये रिटायर्ड है। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये बुक लिखी है। तो ज़्यादातर जो मेरे तथ्य मैं इसमें रखूँगा अपने वीडियो में, वो इसी बुक के आधार पर है। तो विदाउट आई मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट अस गो टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डायरेक्टली। देखिए, ये हमारा टॉपिक रहेगा द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो बैकग्राउंड इसका बहुत बढ़िया था। आई मीन इसका जो पर्पस था, ओरिजिनेटिंग आइडिया था, वो वही था कि भाई एन एक्ट टू रिकॉग्नाइज एंड वेस्ट द फॉरेस्ट राइट्स एंड ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड बाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, जो कि बहुत सालों से आदिवासी लोग या और दूसरे लोग रह रहे थे जंगलों में, उनके राइट्स वहाँ रिकॉर्डेड नहीं थे और डॉक्यूमेंटेड नहीं थे। उनके लिए ये कानून बनाया गया। इस कानून में क्या है, एक फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म दिया हुआ है। उससे ये पता लगता है कि क्या क्या इसकी प्रोसेस है, इसमें क्या मैकेनिज्म है
कौन कौन सी कमेटीज के माध्यम से क्लेम फाइल किए जाते हैं और प्रोसेस किए जाते हैं, ताकि आपको मालिकाना हक मिल सके, और कौन कौन से एविडेंस इसमें चाहिए होते हैं इसके लिए। तो सबसे बड़ा एम जो इसका ऑब्जेक्टिव यही था, टू अनडू हिस्टोरिकल इनजस्टिस डन टू शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, जो कई सालों से वहाँ जंगलों के आसपास रह रहे हैं और जिनको हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो सफर के कारण सफ़र कर रहे थे, यानी कि सदियों से, कई सालों से जो उनके साथ अन्याय हो रहा था, तो उस अन्याय को दूर करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव, ये मेन एम के साथ ये एक्ट लाया गया। और नोडल एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जिसको मोटा कहा जाता है, MOTA। और स्टेट लेवल पे स्टेट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसकी नोडल एजेंसी रहती है। तो इस एक्ट में ये एब्रीविएशन यूज की गई है। FRA इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। FRC इज फॉरेस्ट राइट कमेटी एट विलेज लेवल, जो कि विलेज ग्राम सभा द्वारा कंस्टिट्यूट की जाती है। FRC सबसे पहले क्लेम यहाँ प्रोसेस किए जाते हैं, यहाँ डिस्कस होता है। उसके बाद वो क्लेम जाता है आपका सब डिविजनल लेवल कमेटी, जो कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हेड करता है। और उसके बाद वो क्लेम जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जो कि विच इज हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर और DM ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद स्टेट लेवल पे होती है स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और CFR यहाँ बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को। तो इसमें मोटा मोटा दिया क्या गया इस कानून में, जस्ट ब्रीफ आइडिया, कि ऑल द ट्राइबल पीपल, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, who were in occupation of forest land and dependent for their bona fide livelihood on forest land as on 13 December 2005, they are eligible to be given certificate। यानी कि वो आदिवासी लोग जो 13 दिसंबर 2005 को जंगल की लैंड पे काबिज थे और बोनाफाइड यूज के लिए डिपेंडेंट थे, चाहे लकड़ी हो या अदर NTFP नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो, वो उसके लिए एलिजिबल थे। दूसरे कौन लोग एलिजिबल थे? जो नॉन ट्राइबल लोग हैं, यानी कि अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर, OTFD उन्हें कहा जाता है। उनके लिए कंडीशन क्या थी कि उस तारीख को, यानी कि 13 दिसंबर 2005 से पहले वो 75 साल से वो उस लैंड पर काबिज होने चाहिए, यानी कि फॉर 3 जनरेशन। एक जनरेशन को माना गया 25 साल, तो 3 जनरेशन हो गई 75 साल, यानी कि 75 साल से जो उस जमीन पे काबिज हैं वो भी इसके पात्र माने गए। और इसमें 2 तरह के राइट दिए जाते हैं, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, यानी कि एक मेंबर के लिए, या वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या और दूसरे राइट्स हैं कम्युनिटी राइट, पूरी कम्युनिटी को राइट दिए जाते हैं। तो ये लाया कैसे गया? जब ये 2006 में ये लाया गया, तो मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा, UPA गवर्नमेंट जिसको अपन कहते हैं, तो उसमें पहले ये तय किया गया कि सिर्फ ट्राइबल पीपल्स को ही इंक्लूड किया जाए। लेकिन वो सरकार जो चल रही थी, UPA गवर्नमेंट, वो बैसाखियों के सहारे चल रही थी। और बैसाखी मेन कौन थे? CPI एंड CPM, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनका बहुत ज़्यादा रोल था उस गवर्नमेंट में। तो उनके कहने पे इसका स्कोप को अनलार्ज किया गया और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया। और यही इस फसाद की मुख्यतः जड़ है। और यही OTFDs हैं जो कि जिनकी पॉलिटिकल बैकिंग बहुत स्ट्रांग है और जो कि वनों को मैक्सिमम नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा इस किताब में लिखा है। तो इस एक्ट में फर्दर और क्या है, जैसे कि 4 लेवल की कमेटीज हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका। जो फॉरेस्ट राइट कमेटी है, कंस्टिट्यूट की जाती है ग्राम सभा लेवल पे, ये 10 से 15 मेंबर इसमें होते हैं। एक कंडीशन ये है कि 2/3 उसमें ट्राइब होने चाहिए, और एक दूसरी कंडीशन है कि 1/3 उसमें वुमेन मेंबर होने चाहिए। उसके बाद SDLC यानी कि सब डिविजनल लेवल कमेटी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, और फिर स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। ये इसका फ्रेमवर्क है इस लेवल यहाँ प्रोसेसिंग के लिए। और ऊपर तक जब आपका क्लेम चला जाएगा तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ राइट्स आपको मिल सकते। और कंडीशनलिटी मैंने आपको मोटी मोटी बता दी कि 13 दिसंबर 2005 को जो उस लैंड पे काबिज था, तो चाहे शेड्यूल ट्राइब हो और चाहे
अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप्ड हों वो एलिजिबल थे। और हर क्लेमेंट्स को, एलिजिबल क्लेमेंट्स को 4 हेक्टेयर लैंड तक अलाउड थी। 4 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड वाज अलाउड मैक्सिमम। 4 हेक्टेयर या उससे कम, जितने पे भी वो काबिल है। और जनरली हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम में, अगर ये मैरिड है, परिवार है, मैरिड फैमिली है, तो उसमें हस्बैंड वाइफ के नाम में वो लैंड रजिस्टर की जाएगी। अगर वो अकेला बंदा है तो वो अकेले के नाम में रजिस्टर की जाएगी। और ये ट्रांसफरेबल नहीं है, वो राइट जो हैं वो हेरिटेबल रहेंगे, यानी कि हस्बैंड उस परिवार में अगले बेटे के पास जाएगी, फिर उसके बेटे के पास जाएगी, लेकिन दूसरे को वो बेच नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऐसा इसमें लिखा है। लेकिन अब आते हैं रियल प्रॉब्लम इसमें कहाँ से शुरू हुई। एम ऑब्जेक्टिव इसका बहुत अच्छा है, जो जेन्युइन क्लेमेंट्स हैं, जेन्युइन लोग हैं, उन्हें ये हक मिलना चाहिए, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। लेकिन समस्या की जड़ कहाँ, इसमें समस्या कहाँ आ रही है इस जड़ में, कि बोगस क्लेम्स मेड बाई अप्लीकेंट। बोगस क्लेम इसमें बहुत आ रहे हैं। ये कह लीजिए कि 70-75% से ज़्यादा क्लेम जो हैं वो बोगस हैं। अब वो क्यों हैं वो आगे डिस्कस कर रहा हूँ। अप्लीकेंट सेज दैट ही वाज कल्टीवेटिंग द सैड पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड एज ऑन। वो कहते हैं कि भाई 13 दिसंबर 2005 को हम यहाँ इस लैंड में खेती कर रहे थे। लेकिन सैटेलाइट पिक्चर कुछ और बोलती है। सैटेलाइट इमेजरी जो कि आजकल बड़ी कॉमन है, ये अवेलेबिलिटी इसकी, वो अथॉरिटी देखती है तो पिक्चर कुछ और नज़र आती है। वहाँ तो जंगल खड़ा है जहाँ आप क्लेम कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ महाराष्ट्र स्टेट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उसने ये टेक्नोलॉजी को ईजाद किया, सैटेलाइट इमेजरीज को, फॉर फिल्टरिंग आउट दी बोगस क्लेम। उनको फिल्टर आउट किया गया बोगस क्लेम्स को। और वही था कि भाई वो बोल रहे थे कि 13 दिसंबर 2005 को हम खेती कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ग्रोथ क्लियरली नज़र आ रही थी, जंगलों की पेड़ नज़र आ रहे थे, फुल्ली ग्रोन ट्रीज वर अवेलेबल। तो जैसे ये दो पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखिए, ये एक इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट क्लेम था, श्री गोरेलाल। ये एक विलेज है शिवाजारी, ये महाराष्ट्र का केस है। तो इसमें जो जीपीएस पॉलीगन आप देखिए, ये जो जीपीएस पॉलीगन ये नज़र आ रही है। तो ये जीपीएस पॉलीगन जो नज़र आ रही है, ये इसका 3/4 यानी कि 75% वो देखिए जंगल नज़र आ रहा है, और केवल 25% के आसपास खेती नज़र आ रही है। ये पोजीशन है 2005 के जून महीने की। और इसने क्लेम किया कि मैं तो वहाँ पूरे इसमें खेती कर रहा हूँ। अब 2000 उसको ये हक मिल गया, उसको ये राइट दे दिया गया, सर्टिफिकेट राइट उसको प्रदान कर दिया गया, और डॉक्यूमेंट वो मालिकाना हक उसको दे दिया गया। और सैटेलाइट इमेजरी देखिए 2009 20 अक्टूबर को क्या कह रही है कि लैंड इज कंप्लीटली ब्रोकन। ये देखिए पूरा पॉलीगन इसने, ये जो ठीक है उसको मिल गया, दे दिया गया, और उससे आगे भी जंगल को साफ कर दिया गया। यानी कि ये आपका इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो जिनको जो एरिया मिल गए वो उससे आगे भी उसको हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट का जो डिग्रेडेशन है, अनक्रोचमेंट है, वो बढ़ता जा रहा है। ये अनएंडिंग प्रोसेस है। तो इस तरह से जंगल पूरा सफा हो रहा है। ये यहाँ क्लियरली विजिबल है। ऐसा ये बहुत सारे केसेस मिलेंगे आप। अब दूसरा एक केस देखिए तेलंगाना स्टेट का। इसमें ये देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाया है। इसमें देखिए आपका ये जमीन के पट्टे राइट्स दिए गए हैं, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट। ये जंगल का पैच है, फिर ये आपके फॉरेस्ट इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स आ गए, एग्रीकल्चर लैंड आ गई, फिर जंगल का पैच आ गया, और फिर आपके रेक्टेंगुलर शेप में नंबर ऑफ IFRR के बहुत सारे आपका एग्रीकल्चरल लैंड आ गई। उसके बाद फिर फॉरेस्ट का पैच आ गया, अगेन एग्रीकल्चरल लैंड इज देयर। उसके बाद यहाँ कोने में फिर फॉरेस्ट पैच इज अपीयरिंग। तो योर दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड हनी कॉम्बिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड। यानी कि आपके, अब ऐसे केस में आप खुद ही बताइए, ये फोटो तो 5-6 साल पुरानी है, और ये फॉरेस्ट जो है स्लोली स्लोली डिसअपियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये सब जितने हैं ये सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे जंगल डिसअपियर होता जाएगा। ये 90% केसेज में यही कहानी दोहराई जा रही है।
जिस पे कोई किसी का जोर नहीं चल रहा है। अब देखिए, एक बहुत बढ़िया फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्ट लाया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में, जब वो हमारी प्रधानमंत्री थी, 1980, जिसे कहा जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। उसे लाने से पहले 1950 और 1980 के बीच हमारी जो एनुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट थी ड्यू टू एनक्रोचमेंट एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वाज अराउंड 1.43 लाख पर हेक्टेयर, यानी कि एक साल में 1,40,000 हेक्टेयर के करीब वनों की भूमि ट्रांसफ़र हो रही थी, दूसरे नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज को जा रही थी। ये एक्ट आने के बाद 1980 में ये जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई, लगभग 40,000 हेक्टेयर पर ईयर। 1980 से 2005 के बीच में ये एवरेज फिगर है, 40,000 हेक्टेयर पर ईयर। और 2006 में ये जो एक्ट आने के बाद ये 40,000 डबल से भी ज़्यादा हो गई, अबाउट 82,000 हेक्टेयर पर ईयर। ये ऐसा उस किताब में लिखा है। यानी कि हमारी जो फॉरेस्ट लैंड को खोने की रफ्तार है, वो जो अच्छा काम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के आने से हुआ था, वो सब मटिया मेट होता नजर आ रहा है, क्लियरली विजिबल। और हाउ मच फॉरेस्ट लैंड हैज गॉन टू जेन्युइन, लेकिन बड़ा क्वेश्चन यही है कि जो जेन्युइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जेन्युइन अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप्ड हैं, वो कितने हैं? और वो जिनको जो जेन्युइन हैं वो भी आगे उसको अनक्रोचमेंट को बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा जियो इन्फॉर्मेटिक्स का रोल क्या है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसको जियोमैटिक्स भी कहा जाता है, ये उस किस्म की एक साइंस है जो कि यूज करती है रिमोट सेंसिंग डेटा को और जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को। इन दो टेक्नोलॉजी को यूज करके जो आपके अर्थ के ऊपर जो फीचर्स हैं उसको आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी कि कहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे आपके पेड़ पौधों हैं, आप कैसी ग्रोथ है, कहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, ये सारा हम इस पे बैक डेट में कौन से साल का आपको चाहिए वो सब इसमें कंप्यूटर पे नज़र आ जाता है। तो ये जो जियोमेट्रिक तकनीक है, ये महाराष्ट्र के बाद हमारे बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन वेरियस स्टेट्स दे हैव मास्टर्ड दिस टेक्नोलॉजी, चाहे गुजरात हो, केरला हो, आंध्रा हो, मध्य प्रदेश हो। इन्होंने ये सक्सेसफुल तरीके से ये जियोमेट्रिक तकनीक को यूज किया। किस पर्पज के लिए? टू फिल्टर आउट कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स ऑफ फॉरेस्ट डेवलपर्स, जो कह रहे थे कि हम यहाँ पे काबिज हैं 13 दिसंबर 2005 को, उनको फिल्टर आउट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ फिर? लेकिन फिर वो पावरफुल और वोकल पॉलिटिशियंस बीच में आ गए, बोले भाई ये टेक्नोलॉजी लगाओगे तो ये तो सारा मटिया मेट हो जाएगा हमारे वोट बैंक का, ये ये कहाँ से ले आए आप? जबकि ये प्रेजेंट सरकार तो बहुत यूज जोर दे रही है टेक्नोलॉजी पे। चाहे आपका ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र है, डीबीटी टेक्नोलॉजी है, जिससे कि सरकार कह रही है कि भाई हमने तो बहुत इसका मिडल मैन को इसमें अवॉइड कर दिया, इतना करप्शन कम हो गया। तो लेकिन यहाँ तो ये टेक्नोलॉजी को लगाया जा रहा है तो उसका विरोध हो रहा है कि भाई ये कहाँ से ले आए ये टेक्नोलॉजी, इससे तो बहुत लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे। और फिल्टर आउट कौन हो रहे हैं? जो जेन्युइन नहीं है। तो इसमें फिर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने क्या गेम खेला, मोटा जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने क्या, वो मोटा नेवर वांट दैट इनएलिजिबल क्लेम टू बी रिजेक्टेड, क्योंकि उन्हें बड़े हैवी टारगेट्स मिले हुए हैं कि आपको हर साल इतने लोगों को देना है जमीन के पट्टे, चाहे वो एलिजिबल हो चाहे इनएलिजिबल हो। तो हालात ये देखिए। तो एफआरए रूल को, ये जो रूल आए थे 2007 में फॉरेस्ट राइट एक्ट के, एक्ट आया 2006 में, इसमें रूल बने 2007 में। तो उन रूल को फिर मॉडिफाई किया गया 2012 में। और देखिए रूल क्या अमेंडमेंट किया गया। रूल कहता है, बनाया गया, द सैटेलाइट इमेजरी एंड अदर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी may supplement other form of evidence and shall not be treated as replacement। यानी कि आप सैटेलाइट इमेजरी को वो दूसरे एविडेंस को रिप्लेस नहीं कर देगी। यही सारा खेल है। यानी कि आप सब होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले आप सैटेलाइट इमेजरी को देखिए कि वो जो कि बिल्कुल टेम्पर नहीं की जा सकती, जो कि एक फुल प्रूफ एविडेंस है, साइंस बेस्ड एविडेंस है, ये प्रूव करने के लिए कि 13 दिसंबर 2005 को वो फैमिली या वो
क्लेमेंट जो क्लेम कर रहा है वो वहाँ पे काबिज था या नहीं था, वहाँ पे वो खेती कर रहा था या जंगल खड़ा था वहाँ, वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, एविडेंस पहले दूसरे वाले जो मेंशन किए गए हैं वो उनको कंसीडर करना है। अब वो एविडेंस सबसे बड़ा क्या लेके आते हैं, एक 55 साल 60 साल के अधेड़ व्यक्ति को ले आएंगे, गांव के बड़े बूढ़े को, और उसे कहा जाएगा जी ये 80 साल के बुजुर्ग हैं, और देखिए ये बताएंगे कि हमारी तो 3 जनरेशन से हम यहाँ काबिज हैं। अब वो 55 60 साल का बंदा कैसे बता रहा है कि ये फैमिली यहाँ 75 साल से इसकी 3 पीढ़ियाँ 3 जनरेशन यहाँ पे काबिज है, तो लेकिन उसका एविडेंस मान लिया जाता है। वो कहा गया है कि पहले उसको देखना है, उसके बाद आपको सैटेलाइट इमेजरी देखनी है, और वो बंदा कह रहा है कि नहीं जी ये काबिज है। तो इस तरह से ये सारा खेल चल रहा है। और कारण क्या है कि मोटा हैज फिक्स्ड अप हैवी टारगेट फॉर ग्रांट ऑफ आईएफआर एंड सीएफआर फॉर स्टेट, यानी कि इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के बड़े हैवी टारगेट दिए गए हैं। क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज हैं वो जो उसके अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनके पास बहुत प्रेशर रहता है कि भाई आप ये क्लेम को जो नीचे से आ रहे हैं, बोगस क्लेम जा रहे हैं, इन्हें आप निकालिए, इन्हें थ्रू कीजिए, पास कीजिए। और यही बीके सिंह जी की जो किताब है जिसे मैंने आपको दिखाई, इसमें आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मेंशन किया हुआ है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का, महाराष्ट्र का। तो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में, उसमें डीएलसी ने एक दिन में तारीख भी दी हुई है, 26 अप्रैल 2011, 26/4/2012, that DLC that day cleared 4600 केसेस, 4600 केसेस एक सिंगल डे में प्रोसेस किए गए। अब बताइए, ये तो सरेआम कोई भी मंद बुद्धि का आदमी भी ये कहेगा कि ये क्या कर रहे हो भाई। अब आप देखिए एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट, 24 आवर्स। अगर मान लिया वो कमेटी 24 घंटे काम कर रही है, जबकि ये संभव नहीं है, चलिए 24 घंटे भी काम किया तो 1440 मिनट, यानी कि 4600 केस से डिवाइड करेंगे तो एक केस को दिए उन्होंने 0.31 मिनट, यानी कि 20 सेकंड से भी कम एवरेज, ऑन एन एवरेज आपने एक केस को दिया। क्या ये जतने वाली बात है? तो इससे दिस क्लियरली शोज द मोटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक मजाक बना करके रख दिया गया है कि किस तरह से आप इसको तहस नहस करो और जैसे भी हो इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ राइट प्रदान करो। तो एज पर द ऑथर ऑफ द बुक बीके सिंह जी फर्दर कहते हैं कि पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज इन हरी टू डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेट्स ऑफ राइट, फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने हैं और उसमें सर्टिफिकेट्स ऑफ राइट बांटने हैं लोगों को, आफ्टर स्पीडी क्लियरेंस फ्रॉम डीएलसी। डीएलसी ये फटाफट क्लियर करे तो हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ राइट एक बड़े फंक्शन में ऑर्गेनाइज करें। 2 एग्जाम्पल भी इसमें दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टिफिकेट ऑफ राइट टू विलेजर्स ऑफ झारग्राम। झारग्राम गांव का नाम है, ये तारीख नहीं दी हुई है इसमें, लेकिन दूसरे केस में तारीख दी हुई है। गुजरात के दाहोद जिले का एक केस है, दिसंबर 30 2013 को सर्टिफिकेट्स ऑफ राइट वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू विलेजर्स ऑफ पंचमहल एंड छोटा उदयपुर। तो ये इस बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट्स ऑफ राइट बांटने की जल्दी पड़ी रहती है क्योंकि वोट बैंक का मामला है। और दूसरा एक केस और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग दिया कि विष्णुपुर विलेज है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, वहाँ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को 163 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड दे दी गई। बांग्लादेश रिफ्यूजीज तो भाई न शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी में आते, न अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप के कैटेगरी में आते। क्यों? वो तो 1971 के वार के बाद वहाँ आए, बांग्लादेश वार हुआ था 1971 में, तो वो तो 75 साल वाला क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं, उनको वहाँ फंसा दिया गया। तो देखिए ये ग्लेरिंग एक एग्जाम्पल है। इस तरह के इसमें सैकड़ों एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस बुक में। फिर देखिए टाइगर रिजर्व, आज हमारे देश में सारे विश्व के 70% टाइगर यहाँ निवास करते हैं। टाइगर टूरिज्म हमारे फ्लोरिश कर रहा है, ये रोजी रोटी का साधन है हमारे। 50 से ज़्यादा हमारे टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन वो टाइगर रिजर्व एरिया को भी नहीं छोड़ रहे।
वहाँ पे क्लियरली बोला गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि यहाँ क्रिटिकल टाइगर है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, टाइगर रिजर्व में आप प्रोटेक्टेड एरियाज में आप डिमार्केट करेंगे, उसको नोटिफाई करेंगे कि भाई इस एरिया में यहाँ लोगों को नहीं बसाना है। लेकिन वो प्रोसेस पूरी होने से पहले वहाँ भी राइट दे दिए गए। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का बाजा बजाया जा रहा है, टाइगर रिजर्व सत्यानाश किए जा रहे हैं। तो मैसेज फ्रॉम द नोडल एजेंसी मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि ट्रूथ नीड नॉट प्रिवेल और बोगस क्लेम मस्ट बी एक्सेप्टेड एट एवरी कॉस्ट एंड राइट्स हैव शुड बी वेस्टेड। जैसे भी हो इन्हें सर्टिफिकेट्स ऑफ राइट प्रदान करने हैं, और इसी कारण से फ्लड गेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ग्रैबिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैव ओपन्ड। ये क्लेम्स की बाढ़ आ रही है, आ रही है। और एक और दूसरा बहुत बड़ा इसमें इशू है कि ये ओपन एंडेड नेचर का एक्ट है, अपने आप में एक ये यूनिक एक्ट है जिसमें कोई डेडलाइन नहीं दी हुई। यानी कि आज एक फैमिली अनक्रोच कर ले जंगल में, वहाँ सारे पेड़ पौधे सफाई कर दे, और अगले हफ्ते वो पहुंच जाए ग्राम सभा की वो फॉरेस्ट राइट कमेटी में, जो विलेज लेवल की कमेटी है, कि जी देखो ये मेरा एरिया है और ये हमारा गांव बूढ़ा है, ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि यार 75 साल से हम यहाँ काबिज हैं। तो ये ओपन एंडेड नेचर है, यानी कि कोई एक डेडलाइन तो देनी चाहिए कि इस तारीख के बाद इसमें कोई क्लेम एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इससे फ्लड गेट और चौड़े होते जा रहे हैं फ्रेश एनक्रोचमेंट के थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। तो ये जानबूझ करके ये एक लकूना इसमें छोड़ा हुआ है। और एक और बड़ा इशू है जो ऑथर ने पॉइंट आउट किया है कि मल्टीपल क्लेम बाय ए सिंगल पर्सन, एक फैमिली आपका एक फॉरेस्ट डिवीजन में क्लेम कर रही है, तो कोई आपके पास मैकेनिज्म नहीं है कि वो दूसरी जगह तो नहीं क्लेम कर रही, दूसरे फॉरेस्ट डिवीजन में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ की डीएलसी अलग होगी, यहाँ की डीएलसी अलग होगी, तो दो जगह भी वो क्लेम कर सकते हैं। और वो कहीं और उसके पास जमीन तो नहीं है शहर में या किसी कस्बे में, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है चेक करने के लिए बस। तो कुल मिलाकर के ये पॉलिटिशियंस का रोल इसमें, वोट के चक्कर में हम लोग एक डेमोक्रेसी, तो हम सबसे बड़े हैं विश्व में और मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, लेकिन एक डेमोक्रेसी होने के बाद ये सबसे बड़ी कीमत हम वनों के रूप में चुका रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोटों का खेल बहुत बड़ा होता है, और वोटों के कारण ही ये इलीगल ऑक्यूपेशन को बढ़ावा मिलता है, और ये फिर बाद में रेगुलराइज हो जाती है जमीन बाय द हेल्प ऑफ प्लांट ऑफिसर्स। तो दिस ट्रेंड हैज हेल्प्ड इन एक्सेलरेटेड डिफॉरेस्टेशन। तो पॉलिटिशियंस नीड एनक्रोचर्स वोट, and as a quid pro quo they get politician support and protection to continue their illegal occupation of the forest land। तो ये पॉलिटिशियंस और अनक्रोचर जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बन गए, और ये प्रोसेस कब जा करके ख़त्म होगी, अगर ये ओपन एंडेड नेचर इस एक्ट की ऐसे ही जारी रही तो ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये चलता रहेगा और वनों का विनाश होता रहेगा। और ये बात जो चेयरपर्सन थे जब ये एक्ट बना 2006 में, उन्हीं दिनों ये नेशनल फॉरेस्ट कमीशन की रिपोर्ट आई थी अंडर जस्टिस बी एन कृपाल, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा था द ट्री डू नॉट हैव वोट, सिमिलरली वाइल्ड लाइफ स्पीशीज डू नॉट हैव वोट, एंड टू रेगुलराइज द एनक्रोचमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट दिस FRA 2000। ये जस्टिस कृपाल के शब्द हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किया। तो शॉर्ट फॉर्म में ये जो FRA 2006 है, दिस हैज ब्रॉट ए डिजास्टर फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री। ये सारे इसमें मैंने मेंशन किए हैं जो शॉर्ट होल बड़े लैकुनाज हैं, यानी कि ग्रांट ऑफ इनएलिजिबल फॉरेस्ट राइट जो एलिजिबल नहीं है, बोगस क्लेम है, उसे भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, एनी नंबर ऑफ रीओपनिंग ऑफ रिजेक्टेड क्लेम बाय मैनिपुलेटिंग एविडेंस जैसे मैंने बता दिया, एक 55-60 साल के आदमी को खड़ा कर दीजिए गांव का कि जी ये तो 80 साल के हैं, और वो कह देंगे कि हाँ जी ये 3 जनरेशन से यहाँ रह रही है।
फैमिली बिल्कुल ये डिजर्व करती है ये ज़मीन लेने के लिए। और सैटेलाइट इमेजरी जो कि आपका फूल प्रूफ मैकेनिज्म है, उसको सरकार कह रही है कि ये तो इस्तेमाल बाद में कीजिए, पहले बड़े बुजुर्ग एविडेंस की सुनिए। और कीपिंग द एक्ट अलाइव फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। अब बताइए ये इनफाइनाइटली इसको ओपन करके रखा हुआ है, तो इससे तो एक्सेलरेशन और ज़्यादा होगा डिफॉरेस्टेशन का, और अल्टीमेटली कौन सफ़र करेगा? सारा देश सफ़र करेगा। तो शॉर्ट टर्म गेन जो हमारा वोटों का है, उसके चक्कर में हम अपनी सारी बायोडाइवर्सिटी को तबाह कर रहे हैं। और मोटे शब्दों में तो मैं ये कहूँगा कि मोटा और ये हमारी पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, दे हैव फेल्ड टू परफॉर्म देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। ये इस बुक में भी लिखा हुआ है और मैं भी मान रहा हूँ कि आर्टिकल 48A, ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या कहा गया है? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यानी कि ये जिम्मेवारी है भारत सरकार की भी और राज्य सरकारों की भी, जंगलों को बचाना और उसमें उनको बढ़ाना, विस्तार करना। तो क्या ये हो रहा है? और दूसरा है आर्टिकल 51AG, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसमें भी यही लिखा गया है, it is the fundamental duty of every citizen of the country to protect and improve the natural environment। और natural environment क्या है? forest, wildlife, lakes and rivers, and to have compassion for the other animals। compassionate view वो रखेंगे, दया और करुणा का भाव रखेंगे सभी के प्रति, जानवरों के प्रति। क्या ये हम कर रहे हैं? न हम फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन पूरी कर रहे हैं, और न हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो हम फुलफिल कर रहे हैं। और अब लास्ट में देखिए, ये अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मार्च 2023 में, ये अभी 4-5 दिन पहले का भोपाल में ये मध्य प्रदेश में एक केस हुआ है। बुरहानपुर फॉरेस्ट डिवीजन में वही खेल चल रहा है कि आप बहुत सारे 50-60 वहाँ ट्राइबल घुस गए जंगल में, और मुझे नहीं पता वो ट्राइबल थे या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर थे, लेकिन कुल्हाड़ी लेकर के और बंदूकों के साथ घुस गए, आपके पेड़ काट दिए, अनक्रोचमेंट, मासिव अनक्रोचमेंट कर लिया, और बहुत सारे फॉरेस्ट वन अधिकारी और उनका स्टाफ वो इंजर्ड हो गया। और वो जान पर खेल करके उनको जंगल को बचाया जाता है। और वो सारे, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं 2023 में, मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन है, अगले साल में पार्लियामेंट इलेक्शन हैं, इलेक्शन के चक्कर में ये सारा खेल खेला जा रहा है। तो ये आप क्लियरली विजिबल है कि उन्हें भी पता है, जो ये सब ये काम कर रहे हैं, जो ये लोकल लोग, कि इलेक्शन के चक्कर में वोट बैंक पॉलिटिक्स में कोई पार्टी इसमें नहीं पड़े, और ये हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जंगल को तबाह करने की और फॉरेस्ट लैंड को अनक्रोच करने की। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा, वॉइस तो उठा रहे हैं, लेकिन जब तक कि गवर्नमेंट की विल पावर नहीं होगी, तो ये इस तरह से ही तबाही होती रहेगी। और देखिए, इंडिया का बहुत बड़ा टारगेट है, एक 33% हमारा फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट ये जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होना, क्या वो फुलफिल हो पाएगा? 70 साल से हम लगे हुए हैं, 52 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये बोलती थी, लेकिन आज तक हम 25% पे नहीं पहुंच पाए। और ये ऐसे ऐसे केसेस, ऐसे ऐसे एक्ट आ गए, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के जैसे, तो इससे तो हम और पिछड़ते जाएंगे। और 2020 में मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि एक प्राइम मिनिस्टर इन हिज की नोट एड्रेस टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ भारत में जुलाई 2020 में। उसमें इन दैट इन की नोट एड्रेस प्राइम मिनिस्टर हैज मेंशन्ड that India is committed to reforest 26 million hectare of degraded forest land by 2030। यानी कि 26 मिलियन हेक्टेयर हमें रिफॉरेस्ट्रेशन करना है 2030 तक। लेकिन हालात क्या हैं? ये जो बुक मैंने आपको मेंशन की वीके सिंह साहब की, उसमें क्लियरली लिखा है कि इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट आईएफआर और सीएफआर के माध्यम से लगभग 6.9 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया हैज बीन सब्जेक्टेड टू डिफॉरेस्ट्रेशन बाय वे ऑफ ग्रांटिंग बोगस आईएफआर एंड सीएफआर। तो
लग 6.9 मिलियन हेक्टेयर, 7 मिलियन हेक्टेयर मान लीजिए, 7 मिलियन हेक्टेयर तो हम ये तबाह कर चुके हैं और ये प्रोसेस जारी है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन विच आई हैव मेंशन्ड इन माय वीडियो। तो ऐसे हालात में हम ये अगले 40 साल में भी न हमारा 33% टारगेट जो जोग्राफिकल एरिया वाला कवर करना है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के, वो पूरा होने वाला, न हमारा जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड 2015 में हमने कमिट किया था कि वी विल क्रिएट एडिशनल फॉरेस्ट कवर फॉर सिक्वेस्ट्रिंग 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रिंग, वो हमारा फुलफिल होने वाला ऐसे नहीं लग रहा। तो ऐसे हालात में ये केंद्रीय सरकार को सोचना चाहिए कि भाई ये एक्ट में इस तरह से कम जो लूप होल हैं उन्हें तो बंद करें, नहीं तो बायोडाइवर्सिटी का सत्यानाश होना तय है। तो ये मेरा वीडियो था। तो सभी पर्यावरण प्रेमी को ये समर्पित है मेरा वीडियो। वैसे तो ये मैंने जैसे पहले कहा यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए मैं मेन वीडियो बनाता रहता हूँ उनके एग्जामिनेशन में मदद के लिए, लेकिन जो जो भी वनों से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, उनके सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए कि ये इस तरह से आप तबाही को रोकिए। पार्लियामेंट ही ये सब कर सकती है। अगर नहीं करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म में तो आपको वोट मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अल्टीमेटली कंट्री सफ़र करेगा, पूरी मानवता सफ़र करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर। तो नमस्कार दोस्तों, विदा लेता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।